और अब बात पीडीए वर्सेस डीएनए की करते हैं। पीडीए आप जानते हैं और डीएनए वो शब्द है जो राजनेताओं के शब्दकोश से तब निकलता है जब मामला गंभीर हो। कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया। सीएम ने अयोध्या टू संभल और फिर बांग्लादेश को जोड़ते हुए विपक्ष के डीएनए को बाबर से जोड़ दिया। जाहिर है हिंदू एकता के नाम पर उपचुनाव में जबरदस्त जीत मिली तो 2027 तक अपना दुर्ग इसी हिंदुत्व रूपी संजीवनी के माध्यम से संभाला जाएगा। ये साफ नजर आने लगा है कि दूसरी ओर हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर जमकर पलटवार किया। लेकिन सपा को लगने लगा है कि सिर्फ पीडीए का झंडा उठाने भर से काम नहीं चलने वाला, नए सिरे से नैरेटिव गढ़ना होगा। आज वो सूत्र भी न्यूज़ 24 आपके सामने डिकोड करेगा। देखिए। पांच सौ वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। बाबर और डीएनए का ये वो शब्द बाण है जिसे अपने सियासी धनुष से सीएम योगी ने विपक्ष पर चला है। संभल हिंसा पर विपक्ष को आड़े हाथों घेरने की कोशिश की है। 2027 का अपना एजेंडा क्लियर किया है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। विपक्ष के पीडीए रूपी ताकत की काट के लिए योगी ने अब अपने हार्डकोर हिंदुत्व को धार देना शुरू कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे से उपचुनाव की रूपरेखा तैयार की। अब बाबर और डीएनए के सहारे 2027 में विपक्ष को घेरने के मिशन पर काम कर रही है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया तो दूसरी तरफ अखिलेश ने जबरदस्त पलटवार करते हुए योगी जी के विज्ञान ज्ञान पर सवाल उठाया। सीएम से पूछ लिया कि पूरा विपक्ष डीएनए जांच के लिए तैयार है, क्या वो तैयार है? मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष योगी के इस बयान पर आग बबूला हो उठा। साफ कह रहा है कि किसका डीएनए कैसा है, इसके लिए उन्हें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। अफसोस है एक साधु जो योगी हैं, उनको उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा इस देश को बांटने की है, समाज को तोड़ने की है। वो समझ पा नहीं रहे हैं। उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें सबको लेके चलने की बात नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे मुल्क में कि हम लोग ऐसे लोगों को हमने अपने मुल्क का भविष्य दे दिया है जो सबको एक साथ लेके नहीं चल पा रहे। डीएनए की पुरानी बातें छोड़िए, पहले जो नवजात बच्चे उनको बचाइए। किसी को योगी जी के प्रमाण की जरूरत नहीं कि किसका डीएनए क्या है। वो ये कह रहे हैं कि संभल में जो हुआ
वही हुआ था। बाबर के डीएनए वाले लोग अयोध्या में किए थे और बांग्लादेश में भी यही कर रहे हैं और वही संभल में हो रहा है। देखिए, ये योगी जी नहीं तय कर सकते, देश संविधान से चलेगा। दरअसल यूपी के सियासत में इन दिनों पीडीए बनाम हिंदुत्व वाली जंग चल रही है। अखिलेश यहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले अपने पीडीए फॉर्मूले को एक्सटेंड करने में जुटे, तो वहीं सीएम योगी लगातार अपने हार्डकोर हिंदुत्व को धार देने में जुटे। एक तरफ संभल को लेकर अखिलेश हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ राम नाम के सहारे विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। बाबर और डीएनए के बाद लोहिया की भी एंट्री हुई है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर नहीं, बल्कि परिवारवाद को बढ़ावा देने में ज्यादा ध्यान दे रही है। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक भी आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। योगी ने लोहिया के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेताओं ने पलटवार किया। हम लोग को योगी जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग समाजवादी, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश और देश का आवाम जानता है कि लोहिया जी के आदर्शों पर कोई दल चलाए तो समाजवादी पार्टी चली है, समाजवादी मूल्यों को कोई लेके चलाए तो हमारी पार्टी चल रही है। आदरणीय नेताजी चले, आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। एक तरफ जहां पीडीए फॉर्मूले के सहारे अखिलेश लगातार बीजेपी को घेरने में जुटे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंदू एकता को अपना सियासी हथियार बना लिया है, जिससे वो न सिर्फ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतना चाहती, बल्कि 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना भी देख रही है। यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 की राहें इतनी आसान नहीं, इसलिए वो अभी से 2027 की तैयारियों में जुट गए, जिसके लिए उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है, जिसमें संभल और बहराइच हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया है, जिसके तहत अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो उत्तर प्रदेश के हर जिले के जिम्मेदार पदाधिकारियों को इस काम में लगाएं। ये पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छोटी छोटी टोलियों और सभाओं के जरिए आम लोगों को बताए कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आड़ में बीजेपी संविधान और आरक्षण जैसे सवालों से लोगों को भटकाना चाहती है। हिंदू एकता के नाम पर वोटों का विभाजन कर वो रोजगार जैसे सवालों से मुंह चुरा रही है। तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है। इन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। उसी के लोग किसी न किसी संस्था के माध्यम से ये खाई पैदा करना चाहते हैं और खासकर मुस्लिम और हिंदू की एकता को खत्म करना चाहते हैं। उपचुनाव में बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट रहा। बीजेपी 9 में से 7 सीट जीतने में कामयाब रही। ऐसे में बीजेपी अब इसी हिंदू एकता वाले फॉर्मूले को धार देकर 2027 में यूपी का किला फतेह करना चाहती है। यही वजह है कि अब योगी संभल हिंसा को बाबर के डीएनए से जोड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश जानते हैं कि अगर बीजेपी के इस फॉर्मूले की धार को कुंद करना है
तो फिर उन्हें बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी नैरेटिव को इस कदर सेट करना होगा जिससे जनता में ये मैसेज जाए कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कर समाज को बांट रही है। हालांकि 2027 के चुनाव में किसका फॉर्मूला कितना हिट होगा ये तो वक्त तय करेगा। उधर संभल हिंसा को लेकर एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी, हिंसा के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ इस हिंसा में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई का मन बना चुके हैं। योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की जिसके बाद सीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीएम योगी का एक पोस्ट आया जिस पर लिखा था, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल अथवा कोई अन्य जनपद, कहीं भी अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। जनपद संभल में विगत दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता से निपटे। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से लिया जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित किया जाए। इसके लिए जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। यानी साफ है, योगी का मैसेज क्लियर है कि हिंसा में जो भी शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश इसे पीडीए समाज पर अन्याय करार दे रहे हैं। लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर रही है। अखिलेश ने कहा कि वो जल्द संभल जाएंगे और पीड़ितों की मदद करेंगे। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े। हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। एक तरफ संभल हिंसा को लेकर योगी सख्त नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का दावा है कि संभल हिंसा में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। उधर संभल में 6 दिसंबर और जुमे को लेकर लोगों से बात की जा रही है। पुलिस लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रही है। अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 83 लोगों की पहचान की जा चुकी है। जो 24 तारीख का इंसिडेंट हुआ था उसमें अभी तक 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य लोगों की भी धरपकड़ जारी है। जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 83 लोग हैं, उनके नाम जो है प्रकाश में ऑलरेडी आ चुके हैं और 400 के करीबन लोग हैं जिनके फोटोज हैं वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। 24 नवंबर को संभल में जो आगजनी और उपद्रव हुआ था उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी सख्त लहजे में कह दिया है कि उपद्रवियों से ही उसका नुकसान वसूला जाएगा। और दूसरी तरफ संभल प्रशासन ने भी इसका आकलन कर लिया है। जो जानकारी आ रही है कि करीब 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसको लेकर संभल प्रशासन का भी यही कहना है कि जो भी उपद्रवी इसके पीछे थे उन्हीं से इस नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। और ज़ाहिर तौर पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की कोशिश है, क्योंकि 6 दिसंबर का दिन है तो उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। कल 6 दिसंबर के साथ साथ जो जुम्मे की नमाज है वो भी होनी है, तो लिहाजा एक बार फिर से पुलिस जो है वो लोगों से यही अपील करती हुई नजर आएगी कि वो यहाँ शाही जामा मस्जिद पर ज़्यादा भीड़ ना जुटाएं और अपने घर के आसपास जो मस्जिद है वहीं पर जुम्मे की नमाज अदा करें, क्योंकि संभल में अभी भी जो धारा 163 है BNSS की वो लागू है। वहीं संभल हिंसा की जांच में पुलिस के हाथ एक बार गोलियों के खोखे लगे जिस पर मेड इन USA और मेड इन पाकिस्तान लिखा है। ये खोखे मस्जिद से 150 से 200 मीटर दूर कब्रिस्तान से बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस इसके विदेशी एंगल की भी जांच कर रही है। संभल में एक बार फिर से कारतूस के खोखे मिले हैं, खाली खोखे मिले हैं और 3 खोखे यहाँ से बरामद हुए। जो शाही जामा मस्जिद है उसके करीब 100 से 150 मीटर दूर आके ये खोखे, जो ये आप इलाका देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान का इलाका है यहाँ पर, और वहीं से रिकवरी हुई है कि घेरा जो बनाया हुआ यहीं से एक कारतूस रिकवर हुआ, जबकि जो 2 हैं वो अंदर की तरफ झाड़ियों के अंदर से रिकवर हुए, जिसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर छुपाया गया। इसमें भी जो कारतूस रिकवर हुए उसमें भी जो जानकारी आ रही है कि POF से रिलेटेड भी एक कारतूस है, यानी कि एक और जो है वो पाकिस्तान जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उससे रिलेटेड है और एक US से जो है मेक का है, तो यानी कि ये कहा जाएगा। इससे पहले भी जो कारतूस के खाली खोखे मिले थे उसमें भी एक USA से रिलेटेड था, जबकि 2 कारतूस जो थे वो PFO से रिलेटेड थे। तो बहरहाल अभी पुलिस जो है लगातार यहाँ से साक्ष्य जुटा रही है। उधर खोखे बरामद होने और इसके पाकिस्तान कनेक्शन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। मेरे पत्रकार साथियों, आप तो कानपुर के हो, आप दिल पे हाथ रखो कि गाड़ी पलटी थी क्या? आप दिल पे हाथ रखो
अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल के लिए। कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में सपा नेताओं की मुलाकात कराने के मामले में डीजी जेल पीवी रामाशास्त्री ने मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। साफ कहा कि सरकार अन्याय की सीमा पार कर रही है। राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो पीड़ित दुखी लोग थे जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सदन चलाएं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संभल हिंसा सियासत के केंद्र में है। हालांकि कहीं न कहीं संभल हिंसा ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का सियासी एजेंडा क्या है। एक तरफ संभल हिंसा को अखिलेश पीडीए पर अत्याचार से जोड़ने में लगे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी हिंदू एकता के सहारे 2027 की चुनावी वैतरणी पार करेगी। हालांकि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कितना जायज है ये तय आम जनता को करना है।